अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन है द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली। जो पॉइंट है वो ये लिखा हुआ है, वेरी कर रहा है, डायरेक्टली वेरीज कर रहा है, यानी दोनों एक ही सिमत में जा रहे हैं। कौन दोनों? एक प्रेशर P और दूसरा एज डेप्थ D, यानी P और D दो वेरिएबल की बात है। P और D दोनों डायरेक्ट वेरी कर रहे हैं। एक बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो डेप्थ भी बढ़ रही है। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो डेप्थ भी कम हो रही है। If the pressure exerted on bottom of a tank by a column of fluid 5 फुट, यानी उसके बाद उसने हमें प्रेशर P और डिस्टेंस D दे दिया है। डिस्टेंस 5 फुट है और प्रेशर जो है इज़ 2.25 LB पर स्क्वायर। अब उसने दो चीज़ें दे दी हैं। पहली दो चीज़ें ये D हो गया और ये P हो गया। जब पहली दो चीज़ें होती हैं वो हम जब इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद आगे है हाउ डीप मस्ट फ्लूइड बी, यानी हाउ डीप, यानी हमने डेप्थ निकालनी है, कितना वो डीप है, हमने D निकालना है। आगे हमने D निकालना है टू एक्सर्टेड अ प्रेशर ऑफ 9 LB, यानी अगली काम में उसने हमें प्रेशर दे दिया है जो कि 9 है और हमने डेप्थ निकालना है क्योंकि लिखा हुआ है हाउ डीप। ठीक है, जब भी वेरीज डायरेक्टली की बात तो प्रेशर P जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज डेप्थ D। तो सिंबॉलिकली हम इसको लिखेंगे कि P डायरेक्टली वेरीज कर रहा है। जब डायरेक्टली वेरीज की बात होगी तो डायरेक्टली वेरीज के बाद जो वेरिएबल यूज़ होगा यानी कि D, उसको हम ऊपर लिखेंगे, यानी हम न्यूमरेटर में लिखेंगे अगर डायरेक्टली वेरीज की बात होगी। अगर इन्वर्सली वेरीज की बात होगी, यानी एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो D जो होता वो डिनोमिनेटर में चला जाता, बटा के नीचे आ जाता। तो अब इसको जब हम इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इक्वल का साइन आ जाएगा और साथ के कांस्टेंट लिखा हुआ आएगा और D पहले से मौजूद है। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हम पहली दो वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि है 5 फुट और 2.25, यानी हमारे पास जो डेप्थ है वो D है। ये कहाँ से पता चला? क्योंकि उसने कहा इफ़ द प्रेशर, ये बात लंबी होने के बाद प्रेशर इज़, क्योंकि इसका मतलब है प्रेशर जो है इज़ 2.25 और जो बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड है जो कॉलम है, यानी कि जो डेप्थ है वो क्या बन रही है, वो 5 फुट बन रही है। तो हम लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें पता है कि D जो है वो 5 फुट है क्योंकि जो बॉटम ऑफ अ टैंक है बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड का जो बॉटम ऑफ टैंक है वो कितना है, वो 5 फुट है। तो इसका मतलब है डेप्थ 5 फुट होगी। उसके बाद हाई इज़ 2. इज़ से क्या मुराद है, इफ़ द प्रेशर एक्सर्टेड, यानी प्रेशर की बात है, प्रेशर इज़ 2.25। तो P क्या है, वो हमारे पास 2.25 है। ये क्वेश्चन इतना लंबा लिखा हुआ होता है कि स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, हालांकि कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। एक तो हमने ये देखना होता है कि वेरीज डायरेक्टली कर रहा है या इन्वर्सली कर रहा है। उसके बाद हमने दो वैल्यूज़ को, जो पहली दो वैल्यूज़ होती हैं जो कि D5 है और P 2.25 है, इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है ताकि हमारे पास K की वैल्यू निकल आए। जब K की वैल्यू निकल आती है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है जो कि 9 LB है, यानी कि P 9 LB है, तो P पुट कर देंगे और हाउ डीप, यानी कि D हमारे पास निकल आएगा। अब ये जो पहली दो वैल्यूज़ है हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ताकि हम K को निकाल सकें। तो हम लिखेंगे बाय 1, हम इक्वेशन 1 को यूज़ कर रहे हैं, P की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2.25 इज़ इक्वल टू K है और फिर D की जगह पे हम 5 पुट कर रहे हैं। अब 5 जो है K से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2.25 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू K। आगे हम यहाँ करते हैं 2.25 को जब 5 पे कट करेंगे तो हमारे पास
0.45 आएगा, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब है के की वैल्यू हमारे पास निकल आई 0.45। अब के की वैल्यू जो निकल आती है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे बाय 1। हम इक्वेशन 1 में के की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पहली दो वैल्यूज़ होती ही इसलिए ताकि हम के को निकाल सकें। फिर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है, P = KD। के की जगह पे हम 0.45 पुट कर देंगे और साथ डी हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसमें हम मज़ीद नेक्स्ट जो वैल्यू है P जो कि 9LB है वो हम पुट करें और हमारे पास D निकले, क्योंकि हाउ डीप की बात हो रही है। तो P की जगह हम 9LB पुट करेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि P हमारे पास 9 है, क्योंकि उसने प्रेशर बता दिया 9LB है और उसने कहा है हाउ डीप, यानी कि हमने D को निकालना है, तो D हमने निकालना है। P की जगह पे 9 पुट करेंगे, 9 = 0.45D। 0.45D से मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 0.45 = D। तो ये हो जाएगा, जब हम इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 फुट D, यानी कि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 20 फुट है। ये हमारा आंसर है। तो इसका मतलब है अगर प्रेशर 9 हो तो हमारे पास जो फ्लूइड है वो उसका कितना डीप होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए 20 फुट डीप होना चाहिए जब प्रेशर 9 LB/s हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है लेबर कॉस्ट सी वेरीज। उसने कह दिया कि लेबर जो मजदूर की कीमत है, कॉस्ट है वो सी है, वेरीज जॉइंटली। वेरीज जॉइंटली का मतलब वही है जो वेरीज डायरेक्टली का मतलब है, लेकिन जॉइंटली का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है दो वैल्यूज़ होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे, जॉइंट होंगे। जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स से क्या मुराद है, इससे हम n मुराद ले लेते हैं, n एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज। तो डेज, नंबर ऑफ डेज से हम क्या मुराद ले लेते हैं, d। तो इसका मतलब है n और d जॉइंटली। जॉइंटली का लफ्ज़ इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि दो वैल्यूज़ ने यूज़ होना था, एक नंबर ऑफ वर्कर्स n और एक नंबर ऑफ डेज d ने यूज़ होना था, तो इसलिए जॉइंटली का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। तो C जो है, जो लेबर कास्ट है वो वेरीज डायरेक्टली कर रहा है दोनों जॉइंटली, यानी कि दोनों के साथ एक नंबर ऑफ वर्कर n और एक नंबर ऑफ डेज d। तो इसका मतलब होगा C वेरीज कर रहा होगा डायरेक्टली, n और d को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी n और d इकट्ठा लिख लेंगे। आगे है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स। अब उसने कॉस्ट बता दी है 800 वर्कर्स। तो वर्कर से क्या मुराद है, n है, यानी कि उसने n 800 दे दिया फॉर 13 डेज, यानी उसने d भी दे दिया है, वो 13 दे दिया है, n भी दे दिया है और d भी दे दिया है। और आगे इज़ 28,600। तो इसका मतलब है उसने कॉस्ट भी दे दिया है, क्योंकि तीन वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं तो उसने तीनों चीज़ें दे दी हैं। पहली जो दो या तीन वैल्यूज़ हैं, अगर दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो पहली दो वैल्यूज़, अगर तीन वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि C, N और D तीन वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वो पहली तीन वैल्यूज़ जो हमने दे रहा है, जो 800 यानी कि हमारे पास n और 13 यानी कि हमारे पास d और c यानी कि कॉस्ट, उसने हमें तीनों चीज़ें दे दी हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम पुट करेंगे इक्वेशन में और हमारे पास k की वैल्यू निकलेगी। पहली वैल्यू जो हम पुट करते हैं वो k की वैल्यू को निकालने के लिए पुट करते हैं। आगे दिया हुआ है देन फाइंड लेबर कास्ट, यानी कि हमने C को फाउंड आउट करना है ऑफ 600 वर्कर्स। तो N उसने 600 दे दिया फॉर 18 डेज और D हमें 18 दे दिया है। क्योंकि तीन वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो अगले वैल्यू भी उसने दो वैल्यू दे दी है और तीसरी वैल्यू हम निकाल लेंगे जब हम K की वैल्यू को निकाल के इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सिंबॉलिकली इसको हम क्या लिखेंगे, वेरीज जॉइंटली, यानी कि वेरीज डायरेक्टली है, C है, तो हम इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे C वेरीज कर रहा है, डायरेक्टली वेरीज कर रहा है। डायरेक्टली की बात है तो वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ आएगा, डिनोमिनेटर में तब लिखा हुआ आता है जब इन्वर्सली की बात हो।
वेरीज जॉइंटली यानी कि वेरीज डायरेक्टली कर रहा है, जॉइंटली का लफ्ज़ है तो दोनों वैल्यूज़ के साथ ज्वाइन करके हम लिखेंगे एक नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि n और एक नंबर ऑफ डेज यानी कि d। तो n और d जॉइंटली की बात है तो n और d दोनों ज्वाइन करके हम लिख लेंगे। n और d के साथ c क्या है, वो वेरीज कर रहा है, डायरेक्टली जॉइंटली वेरीज कर रहा है c एंड d से। ठीक है, यहाँ तक इस फुल स्टॉप तक हमने ये सिंबॉलिकली हमने लिख लिया। तो इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, c = 7k लिखा हुआ आएगा। हमेशा हम जब इक्वल का साइन लगाते हैं तो 7k आ जाता है और nd पहले से मौजूद है। अब इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब 1 में क्या करना है, अब 1 में वैल्यूज़ पुट करनी है। उसने कहा है फुल स्टॉप के बाद है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, इसका मतलब है n जो है वो हमारे पास 800 है और फिर उसने कहा 13 डेज़ यानी कि d जो है, जो डेज़ हैं वो हमारे पास 13 है, इज़ ₹28,600। तो इसका मतलब है जो लेबर कॉस्ट है यानी कीमत जो है उसकी मज़दूरों की जो कीमत है वो क्या है, सी हमारे पास क्या है, कॉस्ट हमारे पास 28,600 है। यानी कि हमारे पास जो मज़दूर हैं, जो तादाद है मज़दूरों की वो 800 है और दिन हमारे पास 13 हों और मज़दूर हमारे पास 800 हों तो उनकी जो कॉस्ट बनेगी, कीमत बनेगी, वो बनेगी 28,600। तो इसको पढ़ेंगे 2,86,000। 2,86,000 मज़दूरों की कीमत बनेगी, कॉस्ट बनेगी जब हमारे पास डेज़ 13 हो यानी 13 दिनों में अगर हमारे पास मज़दूर 800 हों तो उनकी कीमत लेबर कॉस्ट ये बनेगी। अब ये तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे बाय 1 यानी इक्वेशन 1 में हम ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। सी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2,86,000 इज़ इक्वल टू, हमने के निकालना है तो तमाम तीनों वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे तो के हमारे पास निकल आएगा। एन की जगह पे हम पुट कर देते हैं 800 और डी की जगह पे हम पुट कर देते हैं 13। 28,600 वैसे का वैसे के भी मौजूद है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 813 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आ जाएगा 10,400। यानी कि आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर निकलेगा। उसके बाद हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब 10,400 के से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 2,86,000 के साथ डिवाइड हो जाएगा 10,400, तो 10,400 इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा और बराबर की इस तरफ अकेला के रह जाएगा। तो हमने के की वैल्यू को निकालना है। जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 27.5। ये के की वैल्यू निकली है। आप डिवाइड करके देख लो। अब के की जो वैल्यू निकली है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। हमेशा जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं सबसे पहले वो के की वैल्यू को निकालने के लिए पुट करते हैं। तो हमने तीनों की वैल्यूज़ पुट की और के की वैल्यू हमारे पास निकल आई। तो हम लिखेंगे बाय 1 यानी हम इक्वेशन 1 में के की वैल्यू को पुट कर रहे हैं जो कि बनेगी सी इज़ इक्वल टू के की जगह हम 27.5 पुट करेंगे जो अभी हमने निकाला है और एन डी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद अब हमने यहाँ तक इस कोमे तक का मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास वो इक्वेशन बन गई है जिसको हम 2 का नाम दे देंगे। तो वो इक्वेशन बन गई है जिसमें हम 600 और डेज़ की जगह पे 18 पुट करके हम कॉस्ट, लेबर कॉस्ट यानी कि सी को निकालेंगे। हमने सी को निकालना है और एन उसने हमें दे दिया है, यानी जो मज़दूर हैं वो 600 हैं और दिन जो है वो 18 है। 18 दिनों में अगर 600 मज़दूर हों तो फिर लेबर कॉस्ट क्या बनेगी, यानी मज़दूरों की कीमत क्या बनेगी। तो सी वैसे ही रहेगा क्योंकि सी हमने निकालना है। 27.5 भी पहले से मौजूद है। एन की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, वर्कर्स जो हैं, मज़दूर जो हैं वो हमारे पास 600 हैं तो एन की जगह पे हम 600 पुट कर देंगे और डी से मुराद डेज़ है तो डेज़ भी उसने हमें दे दिए हैं 18 है तो डी की जगह पे हम 18 पुट कर देंगे। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, 27.5 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कैलकुलेटर उठाएं तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 197
1000 यानी कि 1,97,000 हमारे पास लेबर कॉस्ट बनेगी जब हमारे पास डेज़ 18 हों, डेज़ हमारे पास 18 हों और वर्कर्स हमारे पास 600 हो, तो हमारे पास जो लेबर कॉस्ट बनेगी, मज़दूरों की कीमत बनेगी, वो बनेगी 1,97,000। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ही इजी हैं, बस क्वेश्चन देख के ऐसे कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं क्या स्टोरी लिखी हुई है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने जस्ट सिंबॉलिकली लिख के उसमें वैल्यूज़ ही पुट करनी होती हैं इक्वेशन में और हमारे पास वैल्यू निकल आती है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना है, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।